आज हम 1857 की उस महान घटना की गहराई में उतर रहे हैं, जिसे कोई सिपाही विद्रोह कहता है, कोई स्वतंत्रता का पहला युद्ध, तो कोई सिर्फ एक बड़ा गदर। ये अलग अलग नाम ही मतलब अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल, कि इस एक घटना को कितने अलग अलग नजरियों से देखा और समझा गया है। हमारे पास जो स्रोत है वे भी बहुत अलग अलग हैं। संग्रहालय के दस्तावेज हैं, अकादमिक लेख हैं और उस दौर के नेताओं की जीवनियों के कुछ अंश भी। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। वो कौन सी चिंगारी थी, है ना? हाँ, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी, और उस आग के नीचे मतलब दशकों से कौन सा बारूद जमा हो रहा था। बिल्कुल, और ये भी कि इस एक घटना ने भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट। सही। हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, धीरे धीरे पूरे देश की मालिक बन बैठी। और इसी में असंतोष की नींव पड़ी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। 1857 की घटनाएं, जैसा आपने कहा, रातों रात नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सालों का बल्कि दशकों का गुस्सा था। शुरुआत उस राजनीतिक माहौल से करते हैं जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी। इसकी कहानी 1600 के दशक से शुरू होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी, सिर्फ व्यापार करने आई हाँ, थी। लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। असली बदलाव आया 1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद, जब मुगल बादशाह ने उन्हें बंगाल के दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार, इसका मतलब है टैक्स वसूलने का अधिकार, है ना? बिल्कुल। और जहां पैसा है, असली ताकत तो वही है। हाँ। तो एक व्यापारी अब टैक्स कलेक्टर बन गया। सही पकड़ा आपने। यहीं से मतलब पूरा खेल बदल गया। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन गए थे। अच्छा। और इस ताकत को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून पास किए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और फिर वो पिट्स इंडिया एक्ट भी था, 1784 का। हाँ बिल्कुल। उससे क्या हुआ कि एक डुअल कंट्रोल सिस्टम बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी पर अब दो बॉस थे, एक लंदन में बैठी सरकार और दूसरे कंपनी के अपने डायरेक्टर्स। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब ये सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं था, ये सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के कंट्रोल का मामला बन गया था। सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता गया और 1833 तक तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये तो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे भारतीय शासकों की गर्दन पर शिकंजा कसा जा रहा था। बिल्कुल। स्रोतों में एक पॉलिसी का जिक्र बार बार आता है, व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। और ये था भी। ये लॉर्ड डलहौजी की एक बहुत ही चालाक और आक्रामक चाल थी। क्या था ये? नियम बड़ा सीधा था। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, मतलब पुरुष वारिस नहीं है, गोद लिए हुए बेटे को नहीं मानते थे, तो उसकी रियासत सीधे कंपनी की हो जाएगी। ये भारतीय परंपरा पर सीधा हमला था और रियासतों को हड़पने का एक बहुत आसान तरीका था। और कौन कौन सी रियासतें थीं इसका शिकार? कई थीं। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई बड़ी रियासतें इसी का शिकार हुईं। और इसी वजह से नाना साहिब भी नाराज थे ना? बिल्कुल। क्योंकि वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। जी। इसी नीति के तहत उनकी पेंशन और उपाधि दोनों छीन ली गईं। अच्छा। ये उनके लिए सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि इज्जत का सवाल था। ये उनके विद्रोह का एक बहुत बड़ा मतलब निजी कारण बना। तो राजाओं और नवाबों की दुनिया में तो उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन एक आम किसान या कारीगर की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा था? बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। आर्थिक नीतियां पूरी तरह शोषण पर आधारित थी। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि उनकी कमर ही टूट गई। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के मिलों में बने सस्ते कपड़े ने भारत के बुनकरों और कारीगरों का काम ठप कर दिया था। जो भारत कभी दुनिया को कपड़ा बेचता था, वो अब मैनचेस्टर से आया कपड़ा पहनने पर मजबूर था। सही कहा। सामाजिक स्तर पर भी गुस्सा था। जैसे सती प्रथा को खत्म करना या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाना। भले ही ये अच्छे सुधार थे, लेकिन लोगों को लगा कि ये फिरंगी हमारे धर्म और रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। और ईसाई मिशनरियों का भी डर था। हाँ, उनकी गतिविधियों से लोगों में ये डर बैठ गया कि ये हमारा धर्म भी छीनना चाहते हैं। तो हमारे पास ये सब तनाव है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। ये एक प्रेशर कुकर जैसा है जो बस फटने ही वाला है। बिल्कुल।
अब हमें बस उस एक चिंगारी की जरूरत है जो इसे उड़ा दे। और वो चिंगारी एक बंदूक से आई, है ना? नई एनफील्ड राइफल, हाँ, एनफील्ड P53 राइफल, और इसके साथ आए नए कारतूस। और अफवाह ये थी, अफवाह या शायद सच, ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और राइफल में गोली भरने के लिए उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। जी। तो ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन इसने इतनी बड़ी आग कैसे लगा दी? क्या ये सिर्फ चर्बी के बारे में था, या ये उस गहरे अविश्वास का प्रतीक बन गया था जो सालों से पनप रहा था? बिल्कुल। कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी, बारूद तो पहले से ही तैयार था। ये अंग्रेजों की हर चीज को बदलने की जिद के खिलाफ एक विस्फोट था, चाहे वो धर्म हो, जमीन हो या राजा का वारिस। सिपाहियों के लिए ये अंतिम सीमा थी। ये उनके धर्म पर सीधा हमला था, और उस जमाने में धर्म ही पहचान थी। और यहीं पर एक नाम सामने आता है जिसे आज पूरा भारत जानता है, मंगल पांडे। मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में असल में हुआ क्या था? मंगल पांडे 34वीं बर्नाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो सिर्फ इनकार पे नहीं रुके। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने साथियों को भी धर्म की रक्षा के लिए भड़काया और अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। अच्छा। उन्होंने एक सार्जेंट मेजर और एक लेफ्टिनेंट पर गोली चलाई। जब उनके साथियों को उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया गया तो सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबने मना कर दिया। ये दिलचस्प है, मतलब गुस्सा सिर्फ मंगल पांडे में नहीं, पूरी पलटन में था। हाँ, लेकिन हिम्मत सिर्फ उन्होंने दिखाई। पांडे ने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। और फिर उन पर मुकदमा चला। हाँ, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। सजा को और कठोर बनाने के लिए उनकी पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। सिपाहियों की वर्दी उतरवाकर उन्हें बेइज्जत किया गया। ये एक मिसाल कायम करने की कोशिश थी। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। और कैसे एक व्यक्ति का विद्रोह एक प्रतीक बन जाता है। भारत में उन्हें एक नायक माना जाता है। 1984 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। मैंने पढ़ा है कि अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया था। जी, लेकिन कुछ ब्रिटिश दस्तावेज उन्हें एक ऐसे कट्टरपंथी के रूप में दिखाते हैं जो शायद नशे में था। तो ये हमें बताता है कि इतिहास में एक ही सच के कितने पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल। मंगल पांडे की फांसी के बाद हालात रुके नहीं, बल्कि और तेजी से बिगड़े। अगली बड़ी घटना मेरठ में हुई, है ना? हाँ, लगभग 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और उन्हें सजा दी गई। हाँ, लंबी लंबी जेल की सजाएं सुनाई गईं और सबके सामने बेइज्जत किया गया। उसी शाम बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया, ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। तो वे दिल्ली ही क्यों गए? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुगल बादशाह वहां थे, एक तरह के जीवित प्रतीक? हाँ, ये प्रतीकवाद के बारे में ज्यादा था, रणनीति के बारे में कम। बहादुर शाह जफर उस वक्त एक बूढ़े और कमजोर शासक थे, जिनकी हुकूमत सिर्फ लाल किले तक ही थी। सही कहा, लेकिन उनका नाम बहुत शक्तिशाली था। उनके नाम के तहत विद्रोह को एकजुट करके ये सिर्फ सिपाहियों का गदर नहीं रह गया, ये हिंदुस्तान पर फिर से कब्जा करने का एक दावा बन गया। बिल्कुल। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। दिल्ली इस विद्रोह का दिल बन गई। और दिल्ली से ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर जगह एक कहानी है। हर जगह। कानपुर में नेतृत्व नाना साहेब के हाथ में था। जी, वही नाना साहेब जिन्हें उनकी पेंशन से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और कानपुर में ब्रिटिश सेना को घेर लिया। उन्हें शुरुआती जीत भी मिली थी। हाँ, मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही दोबारा हमला किया और जुलाई 1857 तक कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया। और लखनऊ में तो एक महिला मोर्चा संभाल रही थी। हाँ, बेगम हजरत महल। वो अवध के निर्वासित नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को नवाब घोषित किया और एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। लखनऊ की घेराबंदी। हाँ, वो इस पूरे विद्रोह की सबसे लंबी और भयानक लड़ाइयों में से एक है। वहां की ब्रिटिश रेजिडेंसी को लगभग 87 दिनों तक घेरे में रखा गया था। और फिर शायद इस विद्रोह की सबसे मशहूर हस्ती आती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, उनकी कहानी वाकई असाधारण है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनकी झांसी को हड़प लिया गया था। जी, जब उन्हें किला खाली करने का आदेश मिला तो उन्होंने अपने प्रसिद्ध शब्द कहे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने महिलाओं की भी सेना बनाई थी, है ना? उन्होंने न सिर्फ पुरुषों की बल्कि महिलाओं की भी एक सेना तैयार की और अंग्रेज जनरल ह्यू रोज की विशाल सेना का डटकर सामना किया। और जब झांसी का किला गिर गया तो वो घोड़े पर अपने बेटे को बांधकर वहां से बच निकली।
ये तो किसी फिल्म की सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। वो वहां से निकलकर तात्या तोपे की सेना से जा मिली और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अंत में जून 1858 में वो ग्वालियर के पास लड़ते हुए शहीद हो गईं। और जनरल ह्यू रोज ने खुद उनकी तारीफ की थी। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जिस जनरल ह्यू रोज ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसने ही अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहां लेटी हुई औरत विद्रोही नेताओं में अकेली मर्द थी। ये दुश्मन की तरफ से मिला सबसे बड़ा सम्मान था। बिल्कुल। तो इन सभी बहादुर प्रतिरोधों के बावजूद विद्रोह को आखिरकार कुचल दिया गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से असफल रहा? नहीं। विद्रोह तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद क्या बदला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फौरी तौर पर देखें तो विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े और दूरगामी थे। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो अब कोई बिचौलिया नहीं था? नहीं, सीधा लंदन से कंट्रोल था। यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। और मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? विद्रोह के साथ ही मुगल सल्तनत का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। इसके अलावा सेना में बहुत बड़े बदलाव किए गए। अंग्रेजों का भरोसा भारतीय सिपाहियों से मतलब उठ गया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई और तोपखाने जैसी जरूरी चीजों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा। और वो मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट भी तभी आया था। हाँ, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट शुरू किया, यानी उन समुदायों जैसे पंजाबी, गोरखा और पठानों से ज्यादा भर्ती की जिन्हें वफादार माना जाता था। और भारतीय लोगों और शासकों के प्रति उनकी नीति में क्या बदलाव आया? उन्होंने विलय की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बंद कर दिया। अच्छा। भारतीय राजकुमारों को आश्वासन दिया कि अब उनके राज्य नहीं हड़पे जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक गहरी खाई बन गई। मतलब नस्लीय भेदभाव और बढ़ गया। बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक शासक और शासित का रिश्ता और भी पक्का हो गया। और शायद सबसे बड़ा असर जो हुआ वो लोगों की सोच पर हुआ। हाँ, और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव था, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। मतलब एक भारतीय होने की भावना। बिल्कुल। 1857 से पहले लोग खुद को मराठा, राजपूत, अवधी या बंगाली के रूप में देखते थे, लेकिन इस साझा संघर्ष के अनुभव ने पहली बार एक भारतीय होने की भावना पैदा की। ये एहसास कि हमारा दुश्मन एक है। जी। भले ही विद्रोह हार गया, लेकिन इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा और एक राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि कैसे एक ही घटना को देखने के नजरिए के आधार पर विद्रोह, गदर और स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। इसने सच में भारत में ब्रिटिश शासन के एक दौर का अंत किया और एक ज्यादा सीधे और औपचारिक औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया, सिविल सेवा, कानूनी कोड और यहाँ तक कि रेलवे लाइनें, जिन्हें सैनिकों को तेजी से ले जाने के लिए बनाया गया था। हाँ, उसी ने आधुनिक भारतीय राज्य की नींव रखी। लेकिन इसे बनाया गया था कंट्रोल के लिए, विकास के लिए नहीं। आज की इस बातचीत को खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार। हमारे स्रोतों से एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक सामने आता है। लखनऊ के घेराबंदी के दौरान अंग्रेजों ने रेजिडेंसी पर यूनियन जैक को 24 घंटे फहराए रखा था। उसे झंडे के खंभे से कीलों से ठोक दिया था ताकि उसे उतारा ना जा सके। अच्छा। जब भारत आजाद हुआ तो उस झंडे को उतारा गया, उस खंभे को काट दिया गया और उसके आधार को सीमेंट से भर दिया गया ताकि वहां कोई दूसरा झंडा कभी न फहराया जा सके। वाह। ये एक अकेला कार्य घेराबंदी के दौरान की अवज्ञा और स्वतंत्रता के समय की वो अंतिम मुहर राष्ट्रीय पहचान को बनाने में झंडों और जमीन के इन गहरे प्रतीकों के बारे में क्या